हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो न्यूज एनालिसिस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज न्यूज आइटम्स कम है, लेकिन एक एक न्यूज आइटम जो आज हम दोनों न्यूज़पेपर से कवर करेंगे वो वर्दी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछने के। तो यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अटेंशन पे करें, और जितने भी मैं आपको आज कंसेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि यहां पे आज मैं आपको एक तो जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग मैकेनिज्म है इंडिया की, उसको समझाऊंगा कि वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग द वॉर पीरियड बट आफ्टर वॉर पीरियड। किस तरीके से पेट्रोल डीजल प्राइसेस को यहां पे अप एंड डाउन किया जा सकता है, टैक्स का कंपोनेंट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगेन इजराइल, ईरान और जो यूएस का वॉर चल रहा है उसका अपडेट भी हम यहां पे कवर करेंगे, जिसके अंदर में जो अब कौन सी नई साइट्स है जिनको यहां पे अटैक किया गया है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इनको गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा 2 से 3 न्यूज और हैं जो भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है, और फिर आई विल सी कि क्या आप इन न्यूज एनालिसिस के बेसिस पे, क्या आप जो 21 जी के क्वेश्चन है आपके, अब ये 20 नहीं 21 ही हो चुका है, तो क्या आप उनको भी अच्छे से आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। तो आज 21 ऑफ मार्च हो चुकी है। 20th ऑफ मार्च जो था वो था स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, यानी कि कल का जो दिन था, अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट वाज अ इक्वल डे एंड इक्वल नाइट फॉर योर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ओके, तो एक सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरीके से हमारे अर्थ की हिस्ट्री में, अर्थ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो साल में से 4 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। एक होता है समर सॉलिस्टिस, एक होता है विंटर सॉलिस्टिस, एक होता है समर इक्विनॉक्स और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स से मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट। ओके, तो आपको मुझे वो डेट्स बतानी है, प्रोस्पेक्टिवली डेट्स और मंथ बताना है कि कब आपके ये चारों जो इवेंट्स हैं वो आपके अर्थ के या अपने कैलेंडर के अंदर में आपके किस डेट पे वो इवेंट्स आपके अकर होते हैं। ओके, तो आई एक्सपेक्ट कि अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप अभी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना स्टार्ट करें, बिकॉज आई कैन सी योर कमेंट्स इन माई फोन राइट नाउ। और दूसरा, अगर आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं सो स्टिल आई एक्सपेक्ट कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर में उसके आंसर्स हमें प्रोवाइड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज आंसर्स फॉर टुडे। एंड सबसे पहले जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर कर रहे हैं दैट इज दैट व्हाट इज द न्यू ऑयल फील्ड्स व्हिच हैव बीन टारगेटेड बाय ईरान इन देयर नेबरिंग कंट्री। क्योंकि यहां पे जो अब मूवमेंट हो रहा है वॉर का, इट इज गोइंग टू बी वेरी वरीसम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज अब यहां पे क्या है, जो डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेज हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं, चाहे वो ऑयल का हो चाहे गैस का हो, उनको अब टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया है बाय ईरान एज वेल एज बाय कतर एंड सऊदी अरेबिया। नॉट बाय कतर सऊदी, सॉरी, इट बाय यूएस एंड इजराइल ऑल्सो। सो यहां पे इजराइल ने रिसेंटली साउथ पार्स गैस फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्लीज आप अच्छे से याद कर लेना कि ये नाम आपको याद होना चाहिए। साउथ पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया था, उसके रिटेलिएशन में अब ईरान ने जैसा कहा था कि अगर हमारे एनर्जी सोर्सेस को यहां पे टारगेट किया जाएगा तो यहां पे जो ईरान है वो भी काउंटर अटैक यहां पे करेगा। ओके, तो अब यहां पे ईरान ने कौन कौन सी एनर्जी साइट्स को टारगेट करा है। तो पहला जो टारगेट है वो है कुवैत के अंदर में, विच इज वेरी नियर टू ईरान एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑयल फॉर कुवैत। ओके, कुवैत की ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको यहां पे टारगेट करा गया, जिसका नाम है मीना अल अहमदी रिफाइनरी। कहां पे है ये? कुवैत में है। तो ये सीधे सीधे आपका एक वन लाइनर यहां पे फॉर्म हो जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन वेस्ट एशिया एंड द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ कुवैत इज मीना अल अहमदी रिफाइनरी, जो कहां पे है? कुवैत में है, जिसको ईरान ने कल वहां पे टारगेट किया है। इसके अलावा अगर हम यहां पे सऊदी में आए तो सऊदी का जो ईस्टर्न प्रोविंस है वहां पे है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड, जिसका नाम है घावर। ओके, घावर नाम है। आप गवार से अगर याद कर सकते हो तो आप गवार भी कह लेना कि गवार सऊदी फील्ड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कन्वेंशन ऑयल फील्ड है, जिसको भी ईरान ने टारगेट करा है। तो आप यहां पे समझिए इस बात को कि अगर यहां से ऑयल डिस्ट्रप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर में भी इंक्रीज ही रहेंगे।
क्योंकि यहां पे बात सिर्फ इसकी नहीं है कि लोग मार्केट में स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल में जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहां पे ऑयल को रिफाइन करा जा रहा है, वो ही यहां पे अब आपके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पे इनका जो कॉस्ट है वो यहां पे इंक्रीज होने वाला है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि फ्यूचर में भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो, इसलिए कि इंडिया में ऑयल और डीजल के प्राइसेस, बाकी आपके एनर्जी रिसोर्स की प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या हिस्ट्री रही है, वो सब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में उसको हम जरूर से कवर करेंगे। ओके, एक सवाल जो आपको जरूर से समझ में आना चाहिए, विच इज कि भाई यहां पे जो ईरान है वो एनर्जी साइट्स को टारगेट क्यों कर रहा है, व्हाई इट इज टारगेटिंग द एनर्जी साइट्स इन कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, विच आर नॉट डायरेक्टली इवन इन्वॉल्व विद ईरान ऑल्सो। तो यहां पे दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, कि यहां पे ईरान का प्लान शुरू से क्लियर था कि उसके पास में कैपेबिलिटी नहीं है इजराइल को या यूएस को टारगेट करने की, बट उसके पास में इकोनॉमिक वॉरफेयर करने की कैपेबिलिटी है, जिसमें वो वर्ल्ड को यहां पे थ्रेटन कर सकता है कि अगर ईरान के साथ में या ईरान को इस तरीके से डिस्टेबलाइज करा गया तो हम पूरा जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट है, नॉट जस्ट ऑयल, ग्लोबल एनर्जी मार्केट है, उसको यहां पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहां पे दिस इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी कि कॉस्ट ऑफ वॉर को सामने एडवर्सरी के लिए इतना इंक्रीज कर दो कि वो भी यहां पे रेजिस्ट करे उस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए, कि अगर इजराइल, यूएस, बाकी वर्ल्ड के लिए जो वॉर का कॉस्ट है, ईरान के वॉर का जो कॉस्ट है, अगर वो बहुत हाई होगा तो बाकी कंट्रीज भी उसके अंदर में इंटरफेयर करेंगे और वॉर को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे पहला टैक्टिक क्या होता है कि टू प्रेशराइज द एडवर्सरी, कि आप इकोनॉमिकली आपके लिए इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली वॉर। सेकेंड इज कि यहां से दे वांट टू डिस्टर्ब द ग्लोबल मार्केट्स, जिससे इमीडिएटली जो लोग हैं, इमीडिएटली जो कंट्रीज हैं वो इसमें इंटरफेयर करें। और थर्ड इज कि दिस इज हाउ दे इंक्रीज देयर जियोपॉलिटिकल लेवरेज, कि ऐसा नहीं है कि यहां पे इजराइल, यूएस अगर ईरान को अटैक करते हैं तो यहां पे ईरान उसके काउंटर में कुछ नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज को इंक्रीज करने का भी तरीका होता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि यहां पे कौन कौन सी साइट्स हैं और व्हाई एनर्जी साइट्स आर टारगेटेड। ओके, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप इसका एक रिपरकशन समझ गए होंगे, विच इज कि इंडिया के अंदर में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होने के जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वहां पे पहुंच चुकी है। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप जो है फ्यूल प्राइस इंक्रीज का वो हो चुका है, विच इज की जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पे हायर ऑक्टेन नंबर का आपको फ्यूल मिलता है, XP95, XP100, विच इज अ बेटर फ्यूल। तो प्रीमियम पेट्रोल के नाम से, लग्जरी, नॉट लग्जरी बट प्रीमियम पेट्रोल के नाम से यूजुअली आपको ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो यहां पे सेंटर ने जो नॉर्मल पेट्रोल है आपका उसके प्राइसेस इंक्रीज नहीं करें, बट जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके प्राइसेस इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसके प्राइसेस को भी इंक्रीज किया गया है और सेंटर ने यहां पे इन प्राइसेस को रेस किया है। ओके, तो यहां पे फ्यूल प्राइस का मैकेनिज्म समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले व्हाई आर ग्लोबल प्राइसेस राइजिंग, तो एक जनरल डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं कि व्हाई ग्लोबल प्राइस आर राइजिंग, पहले हम ये समझेंगे, फिर व्हाई स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डीजल और प्रीमियम पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, उनके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ग्लोबल प्राइस के राइज होने का मेनली जो रिलेशन है वो आपके वेस्ट एशिया में वॉर के साथ में, लेकिन उनसे ही इनको भी रिलेट किया जा सकता है। तो पहला भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया, तो जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे यहां पे जो क्रूड ऑयल के मार्केट है वो वॉलेटाइल हो चुका है और प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। सेकेंड इज स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, बिकॉज यहां पे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो डिपेंड करते हैं कि मार्केट में सप्लाई किस तरीके से, और सप्लाई अभी डिस्ट्रप्टेड है, इस वजह से जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस है वो यहां पे इंक्रीज हो गया। तो आप कई जगह न्यूज में पढ़ोगे कि एक जगह पे लिखा मिलेगा आपको बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड हैज टच्ड हाई लेवल्स। अब ये बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड क्या है, तो आप कह सकते हो ये कमोडिटी मार्केट है, इट्स अ कमोडिटी मार्केट। जैसे गोल्ड की हम मार्केट के अंदर में प्राइस लगाते हैं, ऐसे ही ऑयल के लिए भी अलग अलग मार्केट है, जिसमें से एक सबसे फेमस जो मार्केट है दैट इज द ब्रेंट क्रूड मार्केट। तो यह ब्रेंट क्रूड के अंदर में यहां पे जो बेंचमार्क है वर्ल्ड में, जहां पर भी इंडिया भी क्या करता है, ब्रेंट क्रूड को इंटरनेशनल क्रूड प्राइस मानता है, जो भी उसमें प्राइस है, और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे प्राइसेस को आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर जो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड है वो अपने हाई लेवल्स को टच कर चुका है, जो हिस्टोरिकली हाई लेवल्स हैं इसके।
तीसरा इसका रीजन स्पेसिफिकली क्या है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट जो है वो एट रिस्क है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी करीब करीब कंप्लीटली बंद ही है, सिर्फ कुछ ही शिप्स हैं जिनको अभी इस तरीके से अलाउ करा जा रहा है। और दूसरा जो इसके अलावा भी एक और स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है, स्ट्रेट बब अल मंदाब। बब अल मंदाब जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो आपका यहां पर्शियन गल्फ के पास नहीं है बट सऊदी अरेबिया के साउथ के अंदर में है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है बब अल मंदाब जो है ये किन दो ओशंस को या सीज को यहां पे मिलाता है? तो बब अल मंदाब जो है ये किसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन कहां है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेट मी नो अगर आपको इसका आंसर आता है तो। ओके तो यहां पे ये तीन मेन रीजन है कि व्हाई ग्लोबल प्राइसेस हैव रिजन। अब आते हैं स्पेसिफिकली कि आपका जो ये प्रीमियम पेट्रोल है और इंडस्ट्रियल डीजल है इसके प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला सीधे सीधे कि ग्लोबल क्रूड प्राइस सर्ज हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी जस्ट हमने देखा, तो पहला रीजन तो वही हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है कि प्रीमियम पेट्रोल या इंडस्ट्रियल डीजल के अंदर में ज्यादा रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ओके ज्यादा रिफाइनिंग करनी पड़ती है और यहां पे जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो भी प्रीमियम फ्यूल्स के हायर होते हैं और वो परसेंटेज पे होते हैं। जो रिफाइनिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग मार्जिन है, ये ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस से कनेक्ट होती है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने लेट्स से ये कर रखा है कि जो भी ग्लोबल क्रूड प्राइस होगा उसका 1% मेरा रिफाइनिंग होगा और 0.5% मेरा मार्केटिंग मार्जिन होगा, तो अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो अपने आप मेरा जो ये रिफाइनिंग मार्जिन है और मेरा मार्केटिंग मार्जिन है ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड इज कि यस देयर इज अ वेरी हाई इंक्रीज डिमांड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक सेक्टर। तो उसका रीजन ये है कि बिकॉज इन फ्यूचर देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, हो सकता है मार्केट में और प्राइस इंक्रीज हो जाए, इसलिए इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक सेक्टर जो है अभी जो भी उनकी डिमांड है उससे ज्यादा यहां पे उनकी जो सप्लाई है उससे ज्यादा यहां पे डिमांड कर रहे रेगुलर डिमांड से। फोर्थ इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इंक्रीजिंग इंपोर्ट कॉस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जो रुपी है एज कंपेयर टू डॉलर वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी आज हम समझने वाले हैं। ओके इंट्रोडक्शन में मैंने ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि भाई यहां पे हम सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि फ्यूल प्राइस कैसे इंक्रीज होते हैं, यहां पे लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो यहां पे आपका जो एक्सचेंज रेट है वो हो चुका है $1 इज इक्वल टू 93.07। ओके $1 इज इक्वल टू 93.07 और फ्यूचर में ये $1 जो है ये 94 से 95 भी हो सकता है। ओके इट कैन इवन go to 94 और 95 रुपीस ऑल्सो। ओके तो यहां पे दिस इज अ बिग चेंज यहां पे जो प्राइजेस में हो रहा है। तो देखिए जैसे जब रुपी आपका डेप्रिशिएट होता है तो आप ये चीज समझिए कि यहां पे जो भी हम ऑयल ट्रेड करते हैं वो सब डॉलर में होती है। तो अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो इस तरह समझिए कि पहले मुझे अगर ऑयल बाय करना था, लेट्स से ऑयल की जो प्राइस है वो सेम है, लेट्स से $1 है। ओके प्राइस में ये नहीं कह रहा कि अब 100 थी अब 104, मैं कह रहा हूं कि $1 है। लेकिन अगर यहां पे रुपी डेप्रिशिएट होता, ऑयल की प्राइस भी सेम रहती है, तो आप ऐसे समझो कि पहले $1 के लिए मुझे 50 रुपए देने पड़ते थे और लेट से अब रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो अब $1 रुपीस 100 का हो गया। ओके और ऑयल की प्राइस क्या है, ऑयल की प्राइस है $1। ऑयल की प्राइस है $1। तो यहां पे देखिए अगर $1 50 रुपए का है तो यानी कि $1 का ऑयल बाय करने के लिए मुझे 50 देने, लेकिन बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो वही ऑयल के अब मुझे 50 नहीं उसके डबल 100 रुपीस देने पड़ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो रुपी डेप्रिशिएशन है ये कैसे मेरी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ाता है, नॉट इन डॉलर टर्म्स बट इन रुपी टर्म्स। ओके तो ये भी एक बड़ा कंपोनेंट है और इसलिए हम यहां पे ये जो एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट है इसको भी समझेंगे। फाइनली यहां पे जहां पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, विच इज कि हमारा जो पेट्रोल डीजल है उसका 50% कंपोनेंट जो है वो टैक्सेस का होता है। यानी कि अगर यहां पे आपके घर में आपके स्टेट में 100 रुपीस का पेट्रोल या डीजल मिल रहा है तो उसमें जो प्राइस है रिफाइनिंग मिला के, क्रूड ऑयल की प्राइस और प्लस रिफाइनिंग भी मैं मिला लेता हूं तो वो आपके 50 रुपीस में मिलना चाहिए था, 52 रुपीस में, यानी कि करीब करीब 50 से 55 रुपीस का यहां पे टैक्सेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एंड दैट इज वन रीजन कि व्हाई द प्राइसेस इन डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट फॉर पेट्रोल एंड डीजल। तो ये क्या है ये भी हम समझेंगे।
ओके तो हाई टैक्स कंपोनेंट अनचेंज डिस्पाइट राइजिंग क्रूड प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हमें टैक्स रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रही है। और यहां पे जब प्राइसेस कम होती हैं तो भी टैक्सेस हाई रहते हैं, लेकिन जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो भी टैक्सेस को ये लोग कम नहीं करते हैं, विच इज अ बिग इशू। तो अभी हम उसको भी अलग से इसी में आगे समझेंगे। ओके तो यहां पे करंटली प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुई है, उसके ये स्पेसिफिक रीजन है। ओके तो आई होप आपको यहां तक ये सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम आगे, हाउ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर डिसाइडेड। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इफ यू आर अ नॉन क्लैप्टर स्टूडेंट, मेरी आपको एडवाइस रहेगी, अगर आप नोट्स नहीं बनाते फिर भी नॉन क्लैप्टर स्टूडेंट प्लीज इन सब चीजों के आप नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक्स हैं। ओके तो यहां पे अभी करंटली पेट्रोल डीजल को के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए हमने अब डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम जो है वो यहां पे अडॉप्ट कर लिया है। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है कि यहां पे जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो डेली चेंज हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन कौन से फैक्टर्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस है। जैसे कि अगर आपने यहीं देखा कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस चेंज हो रही हैं तो पेट्रोल के प्राइसेस डेली आपके चेंज हो सकते हैं। अगर रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग मार्जिन्स यहां पे चेंज हो रहे हैं तो यहां पर भी प्राइसेस को चेंज किया जा सकता है। तो ये दो मेन कंपोनेंट जो होते हैं, दीज आर दीज टू ओनली। तो यहां पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये मार्केट लिंक्ड है, डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम है। यहां पे 2017 में कब से हमने इस डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम को यहां पे अडॉप्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि इंडिया में पेट्रोल डीजल की प्राइसिंग कैसे होती है, सो इट इज बाय डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम। ये डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम हमने कब अडॉप्ट किया है, वी हैव अडॉप्टेड इन 2017। ओके अब यहां पे मैंने आपको बताया कि डेली डिसाइड होता है, तो वो डेली में कैसे डिसाइड होती है, क्या कल अगर 100 रुपए है और आज 105 हो गई तो क्या यहां पर प्राइसेस ऐसे चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे समझिए कि सिर्फ वो 1 या 2 दिन का नहीं देखते हैं, वो 15 दिन का रोलिंग एवरेज निकालते हैं। 15 डे का रोलिंग एवरेज है, एवरेज निकालना आई एम श्योर आपको आता है, आपके क्लैट के लिए भी जरूरी है। तो मान लेते हैं 1 जनवरी को एक प्राइस थी 100 था, 2 जनवरी को, मैं अब रुपये में ही कर रहा हूं, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, इसको 102 हो गया, 3 जनवरी को 101 हो गया, 4 को हो गया लेट्स से 99, 5 को हो गया 98, 6 को हो गया वापस से 100, और इस तरीके से मैं इन सबका 15 डे का एक रोलिंग एवरेज निकाल लूंगा और उसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा, आपका ग्लोबल प्राइस। रोलिंग एवरेज का मतलब यह है कि लेट्स से अगर मुझे 16 को कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट से 15 का मैंने कैलकुलेट करा, अगर मुझे 17 का कैलकुलेट करना है तो मैं सेकंड से 16 का कैलकुलेट, तो अपने आप रोल ओवर होता जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो करंट प्राइसेस चेंज हो रहे हैं डायनामिकली वो मेरे पास में अवेलेबल होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है इट इज कि भाई कितने दिन का रोलिंग एवरेज यहां पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 15 डे का रोलिंग एवरेज ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस का कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिर्फ हम ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को ही ट्रैक करते हैं टू फाइंड आउट द आंसर कि यहां पे क्या प्राइसेस होंगे, या और भी इसके कंपोनेंट्स हैं। सो यस, देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो, एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ रिटेल प्राइस। तो सबसे पहले है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो जो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल है वो किस रेट के ऊपर पे यहां पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट बिकम्स द बिगेस्ट फैक्टर जिसके बेसिस पे मैं ऑयल प्राइस डिसाइड करता हूं। सेकेंड है रिफाइनिंग कॉस्ट। अब यहां पे जो रिफाइनरीज हैं, जो यहां पे जो रिफाइनिंग करती हैं उसका जो कॉस्ट है वो भी तो इसी पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्लूड होगा। तो सेकेंड कंपोनेंट जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में होता है दैट इज दिस ओनली। थर्ड है फ्रेट एंड डीलर कमीशन। ट्रांसपोर्ट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट, और डीलर भाई जो पेट्रोल पंप ओनर है उसको भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ऑल्दो आई कैन टेल यू दिस कि डीलर कमीशन जो है पिछले 20 साल से इट इज फिक्स्ड फॉर 3.75 रुपीज पर लीटर। यानी कि जब आप पेट्रोल भराते हो 1 लीटर पे जो पेट्रोल पंप के ओनर्स होते हैं उनको 3.75 मिलता है, और ये पिछले 20 साल से करीब 15-20 साल से इट हैज बीन कांस्टेंट। यानी कि 20 साल पहले भी वो सिर्फ 3 रुपीज 75 पैसे कुछ कमाते थे, और आज 15 से 20 साल बाद में ही वो यही प्राइस यहां पे यही पर्टिकुलर कमीशन उनका है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई पेट्रोल पंप का ओनर है उसकी कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके जो एम्प्लॉइज है उनकी जो सैलरीज है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहां पे उनका कॉस्ट ऑफ रनिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन उनका डीलर कमीशन जो है यहां पे अभी भी वही है। इसके बाद में ये सबसे बड़े कल्प्रेट है जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि यहां पे 2017 में हमने क्या किया था, 2010 और 2014 में हमने पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट कर दिया था, विच मींस कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइसेस को डिसाइड नहीं करती है, मार्केट डिसाइड करता है।
ओके ये डायनेमिक प्राइसिंग में देखिए मैंने क्या लिखा, इट इज मार्केट लिंक। तो प्राइसेस जो है वो सेंटर और स्टेट यहां पे चेंज नहीं करती हैं, यहां पे मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन यस वहां पे इंटरफेयर करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। ओके तो यहां पे इसके बाद में जो सबसे बड़े कंपोनेंट है वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और स्टेट यहां पे लगाता है वैल्यू एडिड टैक्स। और ये जो स्टेट वैट है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसलिए यू वुड सी कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें जो प्राइजेस हैं वो वेराई करती हैं। ओके तो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज स्टेट वैट जो है वो डिफरेंट आपके उसमें अलग अलग है। ठीक है तो यहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, इफ आई गिव यू एग्जांपल कि भाई अगर मेरा जो ऑयल है, अगर मेरा 1 लीटर ऑयल की प्राइस चल रही है लेट्स से ₹100, ओके अगर मेरे ऑयल की प्राइस ₹100 है लेट्स से मार्केट में, अलग अलग जगह पे 104 है, जैसे जयपुर में 104 है, कहीं पे आप जाओगे तो 95 भी मिल जाएगा आपको। तो अगर लेट्स से ऑयल की प्राइस 100 है, तो अगर मैं राजस्थान का एग्जांपल देता हूं तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सब जगह सेम होगी, इट इज अराउंड ₹20। यानी कि इस 100 में से ₹20 क्या है, ₹20 तो सेंटर का टैक्स है। अगर राजस्थान का एग्जांपल लेता हूं तो यहां पे जो स्टेट वैट है दैट इज अराउंड 26 to 30 रुपीज। ओके तो यहां पे आप लगा लीजिए 30 + 20 50 रुपीज, यानी 100 में से 50 रुपीज तो टैक्स हो जाता है। इसके बाद अगर क्रूड ऑयल प्राइस देखी जाए तो वो करीब करीब आपके 45 से 50 रुपीज है। ओके इट इज 45, एक्चुअल में 45 ही है। और इसके अलावा इसमें इस 45 में अगर मैं ₹5 और जोड़ दूं सो दैट इज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस रिफाइनिंग कॉस्ट। यानी कि अगर मैं यहां पे स्टेट का और सेंटर का टैक्स एक बार का 0 कर दूं तो जो आज पेट्रोल मेरी सिटी के अंदर में ₹100 का मिल रहा है, दिस वुड बी कॉस्टिंग अराउंड नॉट मोर देन ₹55 इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस। सब कुछ जो ऊपर के हमारे पॉइंट्स हैं ये सारे अगर मैंने इंक्लूड कर लिए तीनों भी, तो भी ये 55 से ऊपर नहीं जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर नाउ कि आपकी जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना ज्यादा टैक्स हम पे चार्ज करती है। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो हमसे टैक्स चार्ज करते हैं, दे कैन चार्ज आवर टैक्सेस, बट मेक श्योर कि वो टैक्स इतने हाई ना हो कि जो हमारे जो कॉमन मैन है उसकी जो पॉकेट है उसके ऊपर पे वो हैवी पड़े। एंड दूसरा, अगर आप प्रिंसिपल बेस्ड यहां पे प्राइसिंग करते हो तो वी वुड बी ओके विद इट। तो यहां पे अगर प्राइसेस कम होते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के, सो आई वुड बिलीव कि यहां पे जो टैक्सेस हैं और प्राइसेस हैं वो भी अकॉर्डिंगली कम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज के टाइम में जैसे जो आपका ऑयल है वो अगर अभी $100 है और आगे जाके लेट्स से 70 हो जाता है तो आप अपना टैक्स का कंपोनेंट इंक्रीज कर देते हो टू गेट मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये चीज ना हो। एंड इसके अलावा एक्सचेंज रेट का फैक्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इंडिया जो है 85% करीब 85% क्रूड को इंपोर्ट करता है, यानी हमारी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो बहुत कम है। और जब भी रुपी वीक होता है, वेन एवर इट इज अ वीक रुपी, यहां पे प्राइसेस हमेशा हाई हो जाएंगे। आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है कि कैसे रुपी के डेप्रिसिएशन से यहां पे फ्यूल प्राइसेस मेरी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज यहां पे जो क्रूड ऑयल कॉस्ट है, जो इंपोर्टेड कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है तो ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके जो यहां पे आपके फैक्टर करते हैं। ओके इसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो कंपोनेंट्स हैं और जो ये डायनामिक प्राइसिंग है, इससे कैलकुलेट कौन करता है प्राइसेस, इज इट द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। ओके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, एंड यहां पर आके जो सेंटर है वो इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज इंडिया के अंदर में इट इज द गवर्नमेंट कंपनीज जो यहां पे ऑयल को मार्केट करती है। जो पेट्रोल पंप्स हैं, फाइनली जो मार्केटिंग हो रही है वो इन ऑयल कंपनीज के थ्रू हो रही है। और यहां पे बिकॉज ओएमसीज आर द वन जो यहां पे प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, तो यहां पे आके गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस में इंटरफेयर कर सकती है। ओके तो मेजर प्लेयर्स कौन कौन से, आईओसी है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। आईओसी का पेट्रोल पंप, बीपीसीएल का पेट्रोल पंप और एचपीसीएल का पेट्रोल पंप। अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पे रिलायंस भी है, आइशर भी है, आपका जो नयारा करके जो नए पंप्स आए हैं आपके प्राइवेट पंप्स, लेकिन फिर भी 90% जो फ्यूल रिटेल मार्केट है वो इन्हीं 3 कंपनीज के पास में है। और ये बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो यहां पे जो गवर्नमेंट है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है बाय सेंडिंग अनऑफिशियल ऑर्डर्स टू दीज ओएमसीज कि आप ठीक है अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लीजिए।
ओके तो यहां पे क्या होता है, प्राइसेस आप देखोगे हमेशा सिंक में होती हैं। ऐसा नहीं है कि एचपी का और बीपी का, इन सब का, बीपीसीएल का, इनका पेट्रोल प्राइस अलग अलग होता है, सेम ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये इन सिंक रखते हैं, इसलिए एक्चुअल में कोई कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन होता तो शायद हम ये चीज मैच करते कि भाई आज एचपी में 104 का मिल रहा है, बीपी में 103 का मिल रहा है, तो मैं वहां चला गया। लेकिन बिकॉज इनमें कोई कंपटीशन ही नहीं है रियल, तो इस वजह से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से लेता हूं। तो ये क्रूड को इंपोर्ट करने वाले ये लोग हैं, रिफाइन करने वाले ये लोग हैं, और फाइनली डेली रिटेल प्राइस भी कौन डिसाइड करता है? इट इज बीइंग डन बाय ओएमसी ओनली। ओके तो ये हो जाएगा रोल ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सो वी ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि यहां पे ऑयल जो है वो मार्केट प्राइस से डिटरमाइन होता है, तो गवर्नमेंट का रोल जो है एटलीस्ट ऑन पेपर अब जीरो है। ओके तो यहां पे पोस्ट डीरेगुलेशन, तो डीरेगुलेशन कब हुआ है? पेट्रोल की प्राइसेस 2010 से मार्केट डिटरमाइंड है। 2000 पहले से हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म एपीएम यूज करते थे, जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि ऑयल के, डीजल के, इनके प्राइसेस क्या होंगे, राइट। और 2014 में आपका जो डीजल है इसको भी डीरेगुलेट कर दिया गया था। ओके तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि 2010 के बाद से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है पेट्रोल के प्राइस डिसाइड करने में, और 2014 के बाद से डीजल में नहीं है। ओके ऑल्सो आपके जो घर में एलपीजी आती है उसमें भी उसकी प्राइस डिटरमाइन करने में गवर्नमेंट का रोल नहीं है, बट यस यू गेट सब्सिडी ओवर वॉट एवर इज द प्राइस ऑफ अ सिलेंडर इज। तो यहां पे जो भी प्राइस ऑफ सिलेंडर है उसको सब्सिडी उस पे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके सो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कहीं पर भी डेली प्राइसेस को फिक्स नहीं करती है, लेकिन यस देयर आर सर्टेन पावर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके थ्रू वो प्राइसेस को चाहे तो रेगुलेट कर सकती है। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, यहां पे मैंने आपको बताया 100 रुपए का अगर पेट्रोल है तो 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसके ऊपर पे, तो इसको वो 10 या 15 करके हमें थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा सेकंड है पॉलिसी डिसीजन, जैसे वो चाहे तो सब्सिडी अनाउंस कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स लगा सकती है, जिसके थ्रू भी प्राइसेस जो हैं उसको थोड़ा बहुत आप रेगुलेट कर सकते हो। और थर्ड इज कि एक हमारा लॉ है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें पेट्रोल और ऑयल जो है, ऑयल और गैस जो है, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं। तो यहां पे डिफरेंट स्टेप्स लेके वो एमसीज को इस तरीके से ऑफिशियली भी कह सकती है कि नहीं आपको ये वाला जो होर्डिंग है ये अलाउ नहीं करना है, आपको ये इस तरीके से सप्लाई को मेंटेन करना है। ओके तो ये कुछ तरीके हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पे थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकती है, थोड़ा नहीं ये तो बहुत कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, स्पेसिफिकली इन दो स्टेट जहां पे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत हाई है बिकॉज ऑफ द स्टेट वेट कंपोनेंट। जैसे मैं राजस्थान का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि करीब 26 से 30 रुपीज यहां पे जो स्टेट का वेट है, तो आप सोचिए कि 1/4 प्राइस आपकी जो दे रहे हो आप, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेट का है। तो इसको कम करके यहां पे आप जो कॉमन मैन है, जो कंज्यूमर है, उसको यहां पे थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो। ओके तो यहां पे रोल ऑफ टैक्सेस बताया हुआ है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि भाई करीब करीब 50 से 60% जो है वो रिटेल फ्यूल में टैक्स का कंपोनेंट है। और प्रॉब्लम कहां पे, इश्यू कहां पे है कि देखिए जब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, जब क्रूड प्राइसेस वर लो, तो टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया जब क्रूड प्राइस लो थे। तो मान लेते हैं अगर क्रूड प्राइस लेट से 100 रुपीज था, मार्केट में 100 रुपीज का मिल रहा है, तो लेट से अगर वो 70 हो गया है और 100 था लेट से, तब इस 100 में 20 रुपीज का कंपोनेंट था। ओके अब 70 हो चुका है, तो यहां पे ये कंपोनेंट जो है ये भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं 20 का यहां पे 70 की जगह क्या करेंगे, इसमें 30 और ऐड कर देंगे अपना। यानी कि यहां पे तो 100 में 20 का टैक्स है, और जब 70 हो गया तो इन्होंने क्या करा, 50 का टैक्स कर दिया। ओके तो फिर वो क्या हो रहा है, वापस से 100 पे पहुंच रहा है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे कि भाई जो भी आपकी ओरिजिनल प्राइस है, जो भी क्रूड ऑयल की रॉ प्राइस है, उसके अंदर में टैक्स कंपोनेंट को बढ़ा देते हैं जब भी ऑयल प्राइसेस कम होते हैं। लेकिन जब क्रूड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो अपने टैक्स कंपोनेंट को कम नहीं करते हैं। तो लेट्स से अगर 100 प्राइस है, मैंने 20 रुपए का टैक्स लगा रखा है, तो 120 हो गया। अब इंटरनेशनल प्राइस 70 हो चुका है, तो मैंने क्या करा, अब 20 की जगह मैंने 50 का कर दिया। लेकिन अब जब वापस से ये 100 हो रहा है, तो ये टैक्स कंपोनेंट वापस 20 पे नहीं जा रहा है, ये अभी भी 50 पे ही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमें जो बेनिफिट होता है डायनेमिक प्राइस का वो नहीं मिलता है। लॉस हमें मिलता है और बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, तो डबल बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। ओके तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ ऑयल प्राइस कैसे डिसाइड होती है इंडिया के अंदर में। ओके लेट मी लुक एट योर कमेंट्स नाउ फॉर वंस। मेडिटेरियन सी इंडियन ओशन में रेणु यादव ने, ओके सो मेडिटेरियन सी इंडियन ओशन तो ठीक है, बट इससे भी पहले बाबल मंडाप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट को कनेक्ट करता है, तो आप उनको रेड सी और स्पेसिफिकली मैं उनकी बात कर रहा हूं। ओके
तो शॉ व्लॉग्स, हाय सर, एम आई लेट? यस, योर चैट व्हेन डिड द स्ट्रीम स्टार्ट? Dynamic pricing system. Okay, how is the purity decided, sir? प्योरिटी हाउस प्योरिटी डिसाइडेड, आई एम नॉट अवेयर कि आप यहाँ पे आपका सवाल का मतलब क्या है शॉ, कि प्योरिटी कैसे डिसाइड होती है, बट येस देयर वुड बी सर्टेन इक्विपमेंट्स विद अस विद द ओएमसी जिससे वो प्योरिटी जो है उस फ्यूल की डिसाइड कर सकते हैं। ओके तो अगर इफ यू आर आस्किंग प्योरिटी कैसे होती है, तो क्रूड ऑयल जो होता है वो एकदम रॉ क्रूड होता है जो निकाल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो रिफाइनरीज होती हैं उसके अंदर में डिफरेंट साइंटिफिक मैथडोलॉजी यूज करके, जैसे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जिसमें आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और गैस को जैसे जैसे प्योरीफाई करते जाते हो तो वो आपका जो क्रूड है वो प्योरीफाई होकर डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होता रहता है। ओके अब क्वालिटी चेक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे एक ऑक्टेन नंबर होता है जिससे हम फ्यूल की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। ओके तो ये ऑक्टेन नंबर भी आई वुड टीच समडे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके सो आई सी नो क्वेश्चंस राइट नाउ, एनीवन हैज नो क्वेश्चन? तो एनीवे लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को देखेंगे, तो यही फायदा होता है दो न्यूज एनालिसिस का, दो न्यूज़पेपर के एनालिसिस का, कि बहुत बार कोई न्यूज ऐसी हो सकती है जो हिंदू में कवर ना हो या इंडियन एक्सप्रेस में कवर ना हो। जैसे कि ये वाली जो न्यूज है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके इंडियन एक्सप्रेस में आई है, हिंदू में इसको आज कवर नहीं किया गया। इट इज पॉसिबल कि टुमारो इट वुड बी कवर्ड देयर ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ आज की अगर हम बात करें तो दिस वॉज ओनली इन योर हिंदू न्यूज, इन योर इंडियन एक्सप्रेस। व्हाट इज द न्यूज? द न्यूज इज अबाउट कि इंडिया चाइना की जो बॉर्डर ट्रेड है वो 6 साल के बाद वापस से रिज्यूम हो चुकी है फ्रॉम लीपू लेक पास। तो लीपू लेक एक पास है इंडिया चाइना में जहां से आप बाय लैंड आप क्रॉस कर सकते हो फ्रॉम इंडिया टू चाइना, और क्रॉस करने के साथ आप वहां से ट्रेड भी कर सकते हो, यहां से ट्रेड पॉसिबल है। ओके जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बहुत हाई नहीं है, इट इज मोर और लेस लोकलाइज ट्रेड ओनली। तो जो लोकल लोग हैं उनके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, बट इनको बंद इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इससे हम एक बड़ा मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि करंटली रिलेशंस इतने खराब हैं कि वी वोंट इवन डू ट्रेड विथ यू। ओके तो जैसे हम इंडिया पाकिस्तान ट्रेड नहीं करता है, सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो, की बिकॉज हमारे रिलेशंस बहुत खराब थे पिछले 5-6 साल से, 2020 ऑनवर्ड से हम उनके साथ में ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली क्या है, एक पास जो लीपू लेक पास है उसको अब 6 साल के बाद ओपन कर दिया गया है। Okay, so let's understand where this Lipu Lake Pass is located, what are the other passes, and what I'll also give you a broad overview of what is the current status of India-China trade. Okay, तो ये तीनों चारों अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम समझेंगे यहाँ पे। ओके दीप्ति ने आंसर दिया, बिटवीन द साउथ वेस्ट अरेबियन पेनिनसुला, यमन एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती एंड एरिट्रिया। ओके दीप्ति ये भी आपका सही आंसर, बट अगेन बबल मंदाप मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी दो वाटर बॉडीज हैं जो स्पेसिफिकली उसके बिल्कुल पास में, कौन सी दो वाटर बॉडीज को वो यहाँ पे आपका ज्वाइन करता है? दैट वाज माय क्वेश्चन। ओके यस, रेणु यादव ने जो आंसर किया था मेडिटेरियन सी इंडियन ओशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई एम आस्किंग यू द स्पेसिफिक, द लोकेशन ऑफ बबल मंदाप इज स्पेसिफिकली बिटवीन टू वाटर बॉडीज, विच आर दोस? ओके सो लेट मूव हेड। तो इंडिया चाइना अगर बॉर्डर ट्रेड की बात करी जाए तो इंडिया और चाइना ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है लीपू लेक पास से वापस से यहां पे रिज्यूम कर दी है। 2006 साल बाद स्टार्ट हुआ है, 2020 में ये ट्रेड हमने बंद कर दी थी, जिसका प्राइमरी रीजन था बॉर्डर टेंशन आफ्टर द गलवान वैली क्लैश। तो इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में एक यहां पे वायलेंट ब्रूटल यहां पे एक क्लैश होता है गलवान वैली के अंदर में, जहां पे दोनों के दोनों जो सोल्जर्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू यूज फायर आर्म्स, वहां पे स्टिक्स एंड स्टोन से और एक दूसरे को हाथों से मार के एक दूसरे की पिटाई करके यहां पे दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिसमें मैनी इंडियन सोल्जर्स बट मोर चाइनीज सोल्जर्स डाइड इन दिस। ओके तो इसके बाद में हम यहां पे बॉर्डर टेंशन हमारी इंक्रीज हो जाती है गलवान वैली में, एंड उसके बाद से हम यहां पे बिकॉज ऑफ दिस एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, इस वजह से हम पिछले 6 साल से ये जो पासेस हैं इनके थ्रू कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे थे। ओके बिकॉज ये जो पासेस हैं ये हिमालय के अंदर में, तो ये सीजनल ही होता है, तो जून में ये पासेस ओपन होते हैं और करीब करीब सितंबर तक ओपन रहते हैं, फिर स्नोफॉल की वजह से फिर दे बिकम क्लोज ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंटली सिर्फ लोकल ट्रेडिशनल गुड्स का फोकस होता है यहाँ पे, इट इज नॉट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे जो रूट है इट इज नॉट कंड्यूसिव टू डू लार्ज स्केल ट्रेड ऑल्सो। गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन बिल्कुल सही, रेड सी बिल्कुल सही। यस दीप्ति नाउ यू आर करेक्ट, तो ये आंसर्स आपके सही हो जाएंगे। ओके तो यहां पे ये इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन
हमेशा ध्यान रखना, लीपू लेक पास आ गया तो आपकी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि इसके अलावा और कोई बॉर्डर पास है क्या। ये जो बॉर्डर पासेस है किन किन स्टेट्स में लोकेटेड है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो यहां पे जब बॉर्डर ट्रेड की बात करी जाए तो बहुत सारे पासेज हैं जिसके थ्रू आप इंडिया से चाइना को, माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन जो इंडिया और चाइना के बीच में तीन वो पास है जहां से ट्रेड हम करते हैं, वो तीन है आपके शिपकिला, लीपू लेक एंड नाथुला। ओके, तो तीन कौन से हैं? शिपकिला, नाथुला एंड लीपू लेक, ये तीन पासेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो आई हैव अटैच्ड अ मैप हियर आल्सो, जहां पे आप देख सकते हो कि कौन सी वो सिटीज हैं जो यहां पे लेट्स से कि इंडियन साइड से जो इन पासेज को यूज करती हैं। ओके, एंड अगर आप मैप्स को स्टडी करना जानते हो, आपको एटलीस्ट ये पता है कौन सी स्टेट कहां पे है, तो आप इजीली ये बता सकते हो कि शिपकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में, लीपू लेक पास जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीपू लेक पास जो है वो आपका लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर में इंडियन साइड पे, और नाथुला पास जो है वो लोकेटेड है आपका सिक्किम के अंदर में। ओके, सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दीज थ्री पासेस। इसके अलावा एक जेलेपला करके पास भी है, और भी बहुत सारे पासेस हैं जो आपके इंडिया चाइना बॉर्डर पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे एक ब्रीफ ओवरव्यू, नाथुला पास जो आपका सिक्किम के अंदर में, इट इज इन सिक्किम, ये आपका जो एंशिएंट सिल्क रूट था, ओके, जो सिल्क ट्रेड होती थी एंशिएंट टाइम्स में, उसमें इट वाज पार्ट ऑफ दैट एंशिएंट सिल्क रूट। दूसरा शिपकिला पास जो मैंने आपको बताया सबसे ऊपर है, इफ यू नो कि उत्तराखंड नीचे, उत्तर प्रदेश अलग हुआ था और हिमाचल प्रदेश ऊपर है शिपकिला, तो वहां पे शिपकिला पास जो है हिमाचल प्रदेश का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और यहां से हम वूल, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की ट्रेड करते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा जो लीपू लेक पास है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पास अमंग दीज थ्री। वाई? बिकॉज एक तो ये इंडिया चाइना नेपाल के ट्राई जंक्शन पे, ओके, तो ये इंडिया चाइना नेपाल के ट्राई जंक्शन पे है, और नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड भी है, बिकॉज नेपाल क्लेम्स कि लीपू लेक पास जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ नेपाल, बट इट इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना नेपाल ओनली। व्हाट else is important with regard to this pass? because border trade तो होती है, लेकिन जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, माउंट कैलाश में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उसका जो एक जत्था है, जो मूवमेंट है, वो इस लीपू लेक पास से ही मूव होता है। तो जब अगर आप इधर से जाना चाहते हो मानसरोवर के लिए, तो यस, इधर से भी रास्ता है यहाँ पे माउंट कैलाश जाने का, लेकिन जो शॉर्टेस्ट रूट है वो आपका लीपू लेक पास से ही होता है। तो दीज आर द थ्री मेन पासेस जहां पे लीपू लेक पास को आफ्टर 6 years ओपन किया गया है। पॉसिबली लेटर ऑन बाकी के जो पासेस हैं उनको भी ओपन किया जाएगा। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द बॉर्डर पासेस। अब यहां पे अगर हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार का ब्रीफ ओवरव्यू भी ले लेते हैं इंडिया चाइना के ट्रेड का, बिकॉज यूएस के बाद अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते हैं तो दैट इज चाइना। यूएस के बाद अगर हम किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते हैं दैट इज चाइना, एंड अभी हमारे यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई चाइना बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ओके, एंड द प्रॉब्लम विद चाइना इज कि चाइना जो है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, किसी भी कंट्री के साथ में एक्सपोर्ट तो उसको बहुत करता है, लेकिन उससे इंपोर्ट बहुत कम करता है, जिस वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। और चाइना के साइड से देखो तो इट इज अ ट्रेड सरप्लस सिचुएशन, जहां पे उनके पास में एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। ओके, तो यहां पे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इट इज अराउंड 99 बिलियन, लास्ट जो डेटा है 99 बिलियन का है। आई बिलीव शायद यहां पे इंडियन गवर्नमेंट हमें पूरा डेटा भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, बिकॉज यहां पे वो 100 बिलियन का मार्क है जो है वो क्रॉस हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है अपोजिशन के पास में। यहां पे एक रीजन मिल जाएगा गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए कि देखिए चाइना जो आपका एक यहां पे जिससे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, जो आपको अटैक कर सकता है, उसके साथ में आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। बट यस, दिस इज द रियलिटी। और आप यहां देखिए हम करीब सिर्फ 127 बिलियन का ट्रेड करते हैं उनके साथ में, जिसमें से 99 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड how much behind we are as compared to China when it's come to export and import. लेकिन फिर भी this is a true fact कि इंडिया जो चाइना है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो एक चीज ये भी समझिए कि जितना चाइना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज चाइना के पास में और भी आपके इंपोर्ट डेस्टिनेशन अवेलेबल है।
ओके तो यहां पे क्या क्या की इश्यूज हैं, तो सबसे पहला तो है भाई मासिव ट्रेड इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वहां से कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकंड इज हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइनीज गुड, एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रू फैक्ट। अब देखिए, चाहे जिस लैपटॉप पे आप मुझे या मोबाइल से आप मुझे देख रहे हैं, ये स्क्रीन जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑल ऑफ दिस और आई वुड से इवन द मेजर कंपोनेंट जो है, ऑल ऑफ दीज आर प्रोड्यूस इन चाइना। वो टाइम गया जब हम कहते हैं चाइनीज माल खराब होता है, आज के टाइम में सब कुछ ही चाइना से आ रहा है, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, बट सब कुछ ही आपका वहीं से ही इंपोर्ट हो रहा है, तो वी हैव वेरी हाई डिपेंडेंसी। थर्ड इज कि ऐसा नहीं है कि चाइना कोई फेयर करता है, मार्केट एक्सेस जो इंडियन गुड्स का है दैट हैव आल्सो बीन रिस्ट्रिक्टेड, तो यहां पर इंडिया को कुछ कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से रिलेशंस के साथ हम उनका जो मार्केट है वो भी इंडियन गुड्स के लिए ओपन करें। और यहां पे मैं आपको एक पोस्ट गलवान पैराडॉक्स बताना चाहूंगा। ओके तो ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपका इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये गलवान पैराडॉक्स क्या है? तो गलवान पैराडॉक्स ये है कि भाई 2020 में हमारा गलवान वैली क्लैश तो हो गया और उस वजह से हमारे पॉलिटिकल टेंशन जो है वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इकोनॉमिक जो यहां पे डिपेंडेंसी है जो कम होनी चाहिए थी वो भी इंक्रीज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गलवान वैली क्लैश के बाद में इंडिया और चाइना ने ट्रेड कम कर दिया हो या इंडिया ने स्पेसिफिकली इंपोर्ट कम कर दिया हो, यहां पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी हमारी इंक्रीज हुई है और साथ में पॉलिटिकल टेंशंस भी इंक्रीज हुए। यूजुअली होता क्या है कि भाई अगर ईरान इजराइल यूएस में वॉर चल रहा है तो उनके बीच में ट्रेड थोड़ी ना होगी, लेकिन यहां पे जब भी इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब है फिर भी इंडिया चाइना के अंदर में जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है स्पेसिफिकली इंडिया की वो इंक्रीज हुई है। तो एक ये पैराडॉक्स जो है हम यहां पे फेस कर रहे हैं कि चलो भाई पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुए तो ट्रेड कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी हमारी इंक्रीज हुई है। ओके तो ये था विद रिगार्ड टू द इंडिया चाइना ट्रेड। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का न्यूज एनालिसिस आपके लिए बहुत काम का है, बिकॉज यहां पे हम बहुत अच्छे कंसेप्ट समझने वाले हैं। ओके तो अब हम पहले समझ चुके हैं फ्यूल प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसमें हमने एक कंपोनेंट पढ़ा था कि जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो यहां पे इंपोर्ट जो है आपके वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फ्यूल आपका कॉस्टलियर हो जाता है। तो व्हाट इज दिस रुपी डेप्रिशिएशन जो यहां पे हो रहा है और ये कैसे हमारे प्राइसेस को इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर से मैं वापस एक बेसिक बता देता हूं। रुपी डेप्रिशिएशन का मतलब है कि अगर यहां पे $1 पहले ₹50 का था तो आज ये $1 जो है वो ₹100 का हो गया है। ओके तो आप इसको ऐसे मत पढ़ना कि पहले तो 50 ही था अब ₹100 का हो गया तो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं, दिस इज द वीकनिंग ऑफ रुपी, क्योंकि पहले ₹50 में $1 मिल जाता, अब ₹100 दे के $1 मिलता है, यानी कि यहां पे डॉलर जो है हम कह सकते हैं वो एक्सपेंसिव हो चुका है और यहां पे जो रुपी है वो चीप हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यस इंपोर्ट महंगा होगा, क्योंकि लेट्स से अगर मुझे ऑयल इंपोर्ट करना है पहले ₹50 देने थे, अब अगर मैं ऑयल इंपोर्ट करता हूं तो 100 मिलेंगे। लेकिन अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं कि ये एक्सपोर्ट्स के लिए कैसे, तो लेट्स से कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा था जो लेट्स से मैं $1 में सेल करता हूं, तो मैंने लेट्स से इंडिया से यूएस में लेट्स से ये पेन सेल किया और ये पेन जो था ये लेट्स से $1 का मार्केट में बिकता है। ओके मैं रुपी से मतलब नहीं है, मैं $1 का करता हूं। तो जब मैंने इसको एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करा यूएस को, उसने मुझे $1 दिया, $1 को मैं बैंक के पास लेकर गया, उसने मुझे क्या दिया ₹50। अब मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैंने इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं करी है, ये $1 का ही पेन है, अब मैंने $1 दिया और मैं बैंक के पास $1 लेकर गया तो अब मुझे ₹100 मिल रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो वीक रुपी होता है वो सिर्फ हमारे लिए नेगेटिव हो, वो हमारे लिए कुछ सेंस में पॉजिटिव भी होता है। कैसे कि ये एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा होता है, इट इज गुड फॉर एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट के लिए ये बेकार होता है। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टिंग पावर हाउस नहीं है, एक्सपोर्ट बहुत नहीं करता है, हमारे लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत आई है, स्पेसिफिकली फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑयल के लिए, गैस के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। तो हम यहां पे जो एक्सपोर्ट से फायदा भी उठा सकते हैं वीक रुपी का, वो सारा का सारा जीरो हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, बिकॉज हमारे इंपोर्ट जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि अगर अभी यहां पे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, बट हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो वैसे के वैसे हैं और उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा और फ्यूचर में वो इंक्रीज ही होंगे, बिकॉज हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज होती रहेंगी। ओके तो ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो यहां पे अब हम समझते हैं कि ये जो करंट आपका रुपी है, करंट आपका जो रुपी डेप्रिसिएशन है उसका
कॉज क्या है, फिर हम समझेंगे ये कंसेप्ट क्या होता है। तो रुपी डेप्रिसिएशन जो है अभी करीब क्या हो चुका है, 93.7 पर यूएस डॉलर है। एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये अमाउंट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अभी बताइए एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, क्योंकि ये डायनामिक है, ये डेली चेंज होती है। ट्रिगर क्या है इसके, ये रुपी डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है, रुपी की वैल्यू क्यों गिर रही है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोगों को क्रूड ऑयल प्राइस के लिए ज्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है, तो सब डॉलर के लिए पीछे भाग रहे हैं। रुपी से आप ऑयल नहीं बाय कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में नहीं होती है, सो नो वन इज आस्किंग फॉर रुपी। तो एक रीजन से बनता है। सेकंड इज फॉरेन इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट कैपिटल। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इंडिया में अपने डॉलर रखे हुए थे, तो अब उन्होंने क्या करा है, अपने डॉलर्स को, तो हमारे पास डॉलर था, वो डॉलर उन्होंने वापस ले लिया, बिकॉज उनको अब क्रूड ऑयल मार्केट में उसको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे ये डायरेक्ट सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बट यस दीज आर द रीजन कि वाई हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। और ये यहां पे हमारे पास में एक प्रिडिक्शन भी है, विच इज कि फ्यूचर में आपका वेरी रिसेंट, फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद, अभी हो सकता है थोड़े ही टाइम में जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट है वो 94 से 95 पर डॉलर भी चली जाए, अगर ऑयल प्राइसेस आपके कम नहीं होते हैं। ओके तो यहां पे ये है द स्टोरी ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, जो सीधे रिलेट करती है एक्सचेंज रेट से। ओके तो मैंने जो आपको बताया एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट इज कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के अंदर में क्या है। जैसे कि अभी करंटली 93.07 क्या है कि $1 जो अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए 93.07 है, या फिर अगर मुझे रुपी चाहिए, 100 रुपीज चाहिए, तो करीब करीब मुझे $1 समथिंग देना पड़ेगा, तो मुझे एक जो 100 रुपीज है वो यहां पे प्रोवाइड होगा। ओके तो यहां पे एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, वैसे 3 भी है। पहला है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर में डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि भाई अगर डॉलर लोग ज्यादा मांग रहे हैं, डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर की प्राइस हाई हो जाएगी, रुपी की प्राइस ज्यादा, रुपी की डिमांड ज्यादा है तो रुपी की हो जाएगी। ओके सिमिलरली सप्लाई ज्यादा, डॉलर ज्यादा छपा हुआ है मार्केट में अवेलेबल है तो डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी। ओके दूसरा है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर में क्या करा जाता है कि भाई मैंने प्राइस फिक्स कर दी, आरबीआई ने प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई चाहे डिमांड सप्लाई कुछ भी हो, $1 के लेकर अगर आप आओगे आरबीआई के पास में तो उसके लिए आपको 70 रुपीज देगा। ओके तो हमने फिक्स कर दिया, मार्केट में कुछ भी डिमांड सप्लाई चल रहा हो डॉलर का, लेकिन यहां पे 70 रुपीज जो है वो यहां पे फिक्स प्राइस कर दिया गया है। इंडिया किस टाइप का मैनेज सिस्टम फॉलो करता है, तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का एक मैनेज फॉर्म यूज करता है, जिसको हम कह सकते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो यहां पे यूजुअली अगर एक लिमिट के अंदर में मार्केट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तब तक वो आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में आरबीआई इंटरवीन करना स्टार्ट कर देता है अगर प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट हो। तो एग्जांपल के लिए अगर यूजुअली $1 अगर 93 94 का है, एकदम से यहां पे डॉलर जो है $1 अगर लेट से 105 का हो जाएगा, अगर यहां पे आरबीआई इंटरवेंशन नहीं होता एग्जांपल के लिए, तो लेट से 105 हो जाता, तो आरबीआई इंटरवीन करके क्या करेगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके इसमें थोड़े डॉलर मार्केट में डाल के क्या करेगा, इसको 95 96 पे लाने की कोशिश करेगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इट वांट्स टू अवॉइड सच वॉलेटिलिटी इन द करेंसी मार्केट। वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता अगर प्राइसेस इतने ज्यादा चेंजेस हो। ओके अब यहां पे एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, तो इसका सिंपल सा फंडा इट इज विद रिगार्ड टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। ओके तो इट इज मोर अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा बीओपी फ्रेमवर्क जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेमवर्क, वो भी वर्क करता है। इसको हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, बट करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो इसके अंदर में भी अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट है तो रुपी वीक होता है, बिकॉज हमें अब हमें क्या है, इंपोर्ट हमने करा है ज्यादा, तो उसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, येन में, युआन में पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए भी रुपी वीकन होता है। कैपिटल अकाउंट जो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफआईआई, इससे कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, उससे भी रुपी वीकन होता है। तो हमारे पास में क्या है, कैसे भी अगर डॉलर या फॉरेन करेंसीज का रिजर्व कम हो रहा है तो उससे रुपी वीकन हो रहा है। थर्ड क्या फैक्टर होता है, इट इज अ सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास में उसका रिजर्व होता है, तो मार्केट में सपोर्ट करने के लिए कि प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इसके लिए वो डॉलर्स को सेल, और इन केस बहुत रैंडम चांस होता है कि यहां पे डॉलर्स को बाय भी करे अगर यहां पे जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाए हमारे लिए। ओके इसके बाद हम आते हैं कि भाई कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रुपी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो डॉलर 93 है, 94 है, ये किन फैक्टर्स पे यहां पे वर्क करता है, तो देखिए 5 फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप सिंपली समझ सकते हो कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रुपी और डॉलर की जो प्राइसेस हैं फ्लक्चुएट होती हैं।
ओके पहला है क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंडिया करीब करीब 80 से 85% यहां पे 80 से 85% यहां पे इंपोर्ट करता है, तो इसलिए हमें ऑयल के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, ज्यादा डॉलर चाहिए होता है। और उस वजह से क्या है, डॉलर की डिमांड है तो हमें रुपी के बदले में डॉलर लेना होगा, तो इस वजह से जो रुपी है मार्केट में ज्यादा होता है तो उसकी जो प्राइस है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। ओके सेकेंड है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, तो अगर यूएस में रेट ज्यादा मिलती है तो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करता है, इंडिया से पैसे को निकाल के यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए भी क्या होता है, रुपी डेप्रिशिएट होता है, यानी रुपी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, किसी को रुपी चाहिए ही नहीं। तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोस, तो एफपीआई जो है वो रुक जाते हैं और वो फ्लोस कहां चले जाते हैं, डॉलर में। तो ये दोनों जो हैं ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ही हैं। फोर्थ पे आते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो यस, जैसे ही आपका कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है, आपका कैपिटल का फ्लाइट हो जाता है, मतलब कैपिटल फिर से भाग जाती है, तो ये 2, 3, 4 भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। और पांचवा एक्सचेंज रेट की एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेकुलेट भी करते हैं कि फ्यूचर के अंदर में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, तो अकॉर्डिंगली ये भी रिस्पॉन्सिबल है मार्केट में जो आपके स्पेकुलेटिव ट्रेड होती है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल विच लीड्स टू चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ डॉलर एंड रुपी ऑल्सो। तो इससे भी एक्सचेंज रेट आपका इंपैक्ट होता है। ठीक है, अब फाइनल एकदम पे आ चुके हैं, विच इज कि अगर मेरा रुपी वीक होता है, यानी कि अगर $1 पहले 90 का था, अब उसकी जगह $1 अब ये 93 का हो गया, फ्यूचर में 94 हो जाएगा, मतलब मेरा रुपी जो है वो वीक होता जा रहा है, इट इज गेटिंग वीकर। तो उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है। तो पहले चलिए पॉजिटिव देख लेते हैं वीकर रुपी के, कि अगर ये 90 से 95 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए तो क्या होगा। तो उसका सबसे फायदा होगा, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, बिकॉज इंडियन गुड्स अब चीपर हो चुके हैं, उनको अब यहां पे $1 में ज्यादा अमाउंट का, जो पहले मान लेते हैं अगर $1 90 का था और अब $1 अगर 100 का है, तो पहले वो 90 रुपीज का इंडियन रुपी में सामान खरीद सकते थे, अब 100 रुपीज का खरीद सकते हैं, तो सेम फॉरेन करेंसी वो ज्यादा खरीद पाएंगे, इसलिए यहां पे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है। सेकेंड इज इट गिव्स सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। वो कैसे होता है, तो देखिए मान लेते हैं कि यहां पे अब वो $1 में ज्यादा खरीद पाते हैं, लेकिन आप ऐसे भी समझिए कि बिकॉज यहां पे रुपी वीकन हुआ है, तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसको भी इंसेंटिव है ज्यादा प्रोड्यूस करने का, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये सेकेंड रीजन बन जाता है। तो देखिए एक कहीं ना कहीं क्या होता है, एक साइकिल सी बन जाती है, चेन बन जाती है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। थर्ड इज इंक्रीज इन रेमिटेंसेज। रेमिटेंस का मतलब होता है जो बाहर में आपके भाई बहन है, लेट से अगर अच्छे हैं और वो आपके लिए यहां घर पे पैसे भेजते हैं, डॉलर कमाते हैं और इंडिया में पैसे भेजते हैं, तो अगेन पहले वो लेट से $5 आपको देते थे, ओके $5 देते थे 90 रुपीज के हिसाब से, अब भी वो $5 ही सेंड कर रहे हैं, ज्यादा उनका दिल बड़ा नहीं हुआ है, बट 90 की जब क्या 95 रुपीज आपको पर डॉलर एक्स्ट्रा, ₹5 एक्स्ट्रा, 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहां पे रेमिटेंसेस का फायदा होता है। फोर्थ इज टूरिज्म बेनिफिट होता है। तो अगेन कोई अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, पहले $1 में वो 90 रुपीज का आइटम खरीद सकता था, घूम सकता था, अब वो $1 में 100 रुपीज वर्थ की वो सर्विसेज यहां पे गेन कर सकता है। फिफ्थ इज रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यह होता है कि बिकॉज यहां पे इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव हो चुका है, जब भी मैं इंपोर्ट करूंगा मुझे ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे एक ही डॉलर को लेने के लिए, तो यहां पे हो सकता है कि इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, विच वुड बी द सिचुएशन ऑफ रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट है कि मेरा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा एक्सपोर्ट से, तो इंपोर्ट मेरा कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये चांसेस होने बहुत कम है, बिकॉज हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो करीब करीब फिक्स हैं। ठीक है, करीब करीब हमारे इंपोर्ट फिक्स हैं ऑफ ऑयल एंड गैसेस, तो इस वजह से हमारा कितना भी यहां पे एक्सपोर्ट हम इंक्रीज भी कर ले डेप्रिसिएशन की वजह से, लेकिन फिर भी हमें क्या है, हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो जो थोड़ा बहुत बेनिफिट हमारा हो सकता है एक्सपोर्ट से, वो भी हमारा जीरो हो जाता है। अब फाइनली नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है वीकर रुपी के लिए, जो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव इंपैक्ट है सबसे पहले इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि वीकर रुपी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो चुकी है, फ्यूल आपका इंपोर्ट होता है तो उसकी फ्यूल इंक्रीज हो चुकी है, तो आपकी जो मार्केट में ऑयल प्राइस है वो इंक्रीज हो चुकी है, इस वजह से आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो चुका है। ओके, सेकंड है हायर इंपोर्ट बिल। तो सिर्फ ऑयल ही नहीं,
फर्टिलाइजर जो ऑयल पे बेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कहीं ना कहीं आपकी ऑयल गैस को यूज करता है प्रोडक्शन के अंदर में, दे ऑल्सो बिकम एक्सपेंसिव। थर्ड इज राइजिंग फिस्कल बर्डन। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्टिलाइजर की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के लिए यहां पे कंट्रोल करती है। तो लेट्स से अगर मार्केट में प्राइस 1000 रुपीज केजी भी हो जाएगी और यहां पे फार्मर्स को वो 300 केजी में देती है, तो लेट्स से अगर पहले 800 जब 1000 तो अब 200 सब्सिडी इंक्रीज कर देगी, लेकिन फार्मर्स को उसी प्राइस मिलेगा, यानी सब्सिडी का बर्डन यहां इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम एलपीजी में भी हमें सब्सिडीज मिलती हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो एलपीजी और इन सब का बर्डन है, सब्सिडी का बर्डन है, वो भी यहां पे इंक्रीज हो सकता है। ऑल्दो एलपीजी में लेट मी बी वेरी क्लियर, हमें फिक्स सब्सिडी मिलती है, उसमें वो कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन फॉरेक्स रिजर्व। ओके, आरबीआई इंटरवेंशन करता है और वहां पे लेट से रुपी को सपोर्ट करने के लिए अगर वो डॉलर को सेल करता है तो उसके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो डिक्लाइन होते हैं, यानी कि हमने जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बनाए थे क्राइसिस के लिए, उनका नंबर जो है वो कम होना स्टार्ट होता है। लेट से अगर आप एनएलयू में सिलेक्ट होके आगे फ्यूचर में फॉरेन एजुकेशन प्लान करते हो, लेट्स से या घूमने जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो कॉस्टलियर हो जाएगा, बिकॉज रुपी तो आपका कोई यूएस में लेगा नहीं, किसी और कंट्री में लेगा नहीं, तो आपको डॉलर बाय करने पड़ेंगे और डॉलर क्या है अब महंगा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हायर डेट बर्डन, तो एक्सटर्नल लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, तो डेट बर्डन की वजह से आपके जो लोन्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो आपके यहां पे इश्यू होते हैं। रैपिड डेप्रिसिएशन में ट्रिगर कैपिटल फ्लाइट। तो अगर रुपये की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट ऐसे समझिए कि जब यहां पे रुपी डेप्रिशिएट होता है तो अगर किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट करा था तो अब वो जब डॉलर में उसे रिकन्वर्ट करेगा तो अब उसको कम पैसा मिलने वाला है एक्चुअल में, तो इसलिए वो क्या करता है कि और डेप्रिशिएट हो उससे पहले वो कैपिटल को लेके इंडिया से निकल जाता है। ओके, तो ये है उसका नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अ वीकर रुपी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए न्यूज कम थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि ये न्यूज आपके काम की नहीं थी। सारी की सारी जो न्यूज है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स थे। इन केस यू हैड डिफिकल्टी, इफ यू हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस, पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वापस से इसको गो थ्रू करिए। मैं कहूंगा इसको आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए आज वाली न्यूज एनालिसिस को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मेरे ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको डाउनलोड या सेव करके रख लीजिए अपने वॉच लेटर लिस्ट के अंदर में, ये पॉसिबल होता है आज के टाइम में। तो उससे क्या होगा कि आप इस स्लाइड को, इस वाली न्यूज एनालिसिस को आप बार बार देख पाएंगे। ओके, तो ये मेरी आपके लिए एक रिक्वेस्ट भी है और आपको एक सजेशन भी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से देख के अभी समझ में आ जाएगा तो प्लीज वापस गो थ्रू कर लीजिए, और कोई कंसेप्ट फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट में लिख देना। अगर आप क्लैट स्टूडेंट हैं तो आप सेंटर विजिट करके हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, तो यहां पे ये थे आपका न्यूज एनालिसिस। नाउ इट इज टाइम टू लुक एट द 20 जीके क्वेश्चंस फॉर टुडे, और साथ में एक बोनस क्वेश्चन भी रहेगा। सिंपल सा तरीका है आपके, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर्स देखता रहता हूं। कैसे आंसर करोगे? नंबर लिखोगे, उसके आगे करेक्ट आंसर लिखोगे, तो 1A 1B 1C 1D, इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे। ठीक है, सो लेट मी सी इफ यू कैन आंसर दिस। सर, इज इट नेसेसरी टू डू संडेज न्यूज एनालिसिस टू? नॉट एग्जैक्टली, एक दिन को आप स्किप कर सकते हो। देखो दीप्ति और अदर्स ऑल्सो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। आपका जो पेपर है वो कोई न्यूज़पेपर बेस्ड पेपर नहीं आता है। इट इज नॉट लाइक कि एग्जामिनर आपके एक एक दिन से कहीं से भी रैंडमली पूछेगा। वो जीके के अगर हम एस्पेक्ट से बात करें तो वो आपसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूछेगा। तो अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हो, ऐसा बहुत सेल्डम होता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन न्यूज एनालिसिस, तो उससे फायदा ये होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आने वाला है उसका आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर इन केस आपके क्वेश्चन जो है उनका लेवल डिफिकल्ट होता है तो भी यू वुड बी द फ्यू ऑफ दोस्त जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल न्यूज एनालिसिस फॉलो नहीं करते हो, बहुत ही ज्यादा रैंडम देखते हो, तो उस केस में इश्यू हो सकता है। ओके, तो संडे का देखना नहीं देखना, इट इज टोटली अप टू यू। नहीं देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और इन एनी केस संडे को कोई न्यूज अगर इंपॉर्टेंट होगी ना, या तो वो सैटरडे को भी आ गई होगी या मंडे को वो पक्का से आएगी। एंड व्हाट वी डू ऑन फ्रॉम आवर साइड इज कि हम संडे का न्यूज़पेपर भी पढ़ते ही हैं, और हम क्या करते हैं, मंडे को जो न्यूज होती है उसमें अगर संडे वाली न्यूज कोई ऐसी है जो मंडे को नहीं कवर हुई थी तो मंडे में उसको कवर कर लिया जाता है। ओके, तो उसमें आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का आंसर, मीना अल अहमदी रिफाइनरी जो अभी ईरान इसराइल में टारगेट हुई है वो कहां लोकेटेड है? सो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, इट इज इन कुवैत। तो कुवैत के अंदर में लोकेटेड है। सेकंड पे आते हैं, द ग्वावर
ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो घावर ऑयल फील्ड जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? सो घावर ऑयल फील्ड आपका लोकेटेड है इन द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ घावर ऑयल फील्ड? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, नॉट द सेकेंड लार्जेस्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल फील्ड। तो सेकेंड का आंसर है डी। लेट मी सी थर्ड का आंसर आप कर पाते हैं क्या? वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टारगेटिंग एनर्जी साइट्स इज टू, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स? क्यों यहां पे एनर्जी साइट को टारगेट किया जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग आपकी यहां पे समझ में आएगी। इज इट टू इंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? नो। प्रमोट ट्रेड रिलेशंस? नो। स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज? नो। इट इज टू डिस्टर्ब ग्लोबल मार्केट सो दैट द कॉस्ट ऑफ वॉर ग्लोबली इज हाई। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ आप आंसर कर पाते हैं क्या? फोर्थ, द ग्लोबल बेंचमार्क यूज्ड टू ट्रैक क्रूड ऑयल प्राइसेस। ग्लोबल बेंचमार्क क्या है जिससे हम क्रूड ऑयल प्राइस को ट्रैक करते हैं? तो ये सब अदर देयर आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ जो ऑफ क्रूड मार्केट, बट ग्लोबल बेंचमार्क क्या है जिससे क्रूड ऑयल प्राइसेस को इंडिया ट्रैक करता है? लेट्स से इट इज अ ब्रेंट क्रूड। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। ओके, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं दीप्ति आप। व्हाट अबाउट अदर्स? भाई अदर्स क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं यहां पे? प्लीज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट? इनमें से कौन सा एक मेजर ऑयल ट्रांजिट का चोक पॉइंट है? तो हमने एक बबल मंदाब पढ़ा है, वो तो यहां ऑप्शन में नहीं है। इनसे भी हो सकता है ट्रेड होती हो, ऑयल ट्रांसपोर्ट हो, बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है। सिक्स पे आ जाते हैं, विच सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया? कौन सा प्राइसिंग सिस्टम हम यूज करते हैं? पहले हम एपीएम यूज करते थे, अब नहीं करते हैं, अब हम करते हैं मार्केट डिटरमाइंड या डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम। तो सिक्स का आंसर है ए। रेनू अगेन लेट मी वेरी क्लियर कैसे आंसर करना है आपको। जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं उसका नंबर पहले लिखिए। जैसे लेट्स से अगर आप सिक्स का आंसर करोगे तो सिक्स का आंसर अगर ए है तो आप इस तरीके से उसको आंसर करोगे। ठीक है, सेवन देख लेते हैं। फ्यूल प्राइसेस और बेस्ड ऑन व्हाट टाइम फ्रेम ऑफ ग्लोबल प्राइस एवरेजिंग? ग्लोबल प्राइस का एवरेज हम कितने दिन का देखते हैं? तो अगर आपको आंसर करना है तो इसमें 7 लिखिए, फिर ए, 7B, 7C, 7D, इस तरीके से आंसर करिए। जैसे अगर आप सेवेंथ का आंसर करना चाहोगे तो सेवेंथ का सी जो है वो करेक्ट होगा। तो सेवेंथ का आंसर है सी। 8 पे आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रूड ऑयल डज इंडिया अप्रोक्सीमेटली इंपोर्ट? अप्रोक्सीमेटली बताना है भाई, क्रूड इंपोर्ट कितना इंडिया करता है, कितना ज्यादा है? तो देखिए अप्रोक्स पूछा है तो आई एम श्योर 80 से 85% इंडिया करता है। तो इसमें 85 दिख रहा है मुझे, तो करेक्ट आंसर 8 में हो जाएगा डी। बिल्कुल सही रेनू, ऐसे आंसर करना है आपको। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाई दे आर नॉट आंसरिंग? ओके, अ डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी लीड्स टू। अगर यहां पे इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता है यानी वैल्यू कम होती है, इससे क्या हो सकता है? क्या फ्यूल प्राइस डिक्रीज होंगे? नहीं। क्या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओनली? क्या सिर्फ यही होगा? देखो ओनली आ गया, क्या सिर्फ यही होगा? तो ये भी होगा बट बाकी चीज भी होंगी। फ्यूल प्राइस पे कोई इंपैक्ट तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है, बट यस इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस यहां पे डेफिनेटली होगा। तो नाइन्थ का आंसर है बी। नॉट अ इजी क्वेश्चन टू आंसर बट अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। तो नाइन्थ का बी है। 10th का देखते हैं, आफ्टर डीरेगुलेशन हु डिसाइड्स डेली पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस? तो हमने ये पढ़ा है कि 2010 और 14 में, आई एम नॉट आंसरिंग अभी क्योंकि क्या पता आगे सवाल हो, लेकिन डीरेगुलेशन के बाद से डेली पेट्रोल डीजल प्राइसेस इंडिया में कौन डिसाइड करता है? सो इट इज नाउ डिसाइडेड बाय द OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो 10th का आंसर क्या है? सही सी हो जाएगा। नाइस, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर्स हियर। ओके, ऋषु ने भी एक आंसर दिया है एच तो कोई ही सवाल नहीं है यहां पे। नेक्स्ट, पेट्रोल एंड डीजल्स वर डीरेगुलेटेड इन विच ईयर रिस्पेक्टिवली? कौन से ईयर्स में हुए थे डीरेगुलेट? क्या आप ये वाला आंसर कर पाते हैं क्या? 11th आंसर कर पाते हैं क्या? शॉर्ट वीडियो ने आंसर दिया है ए, बट यू हैव टू टेल अस ना कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो। एनीवे, पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट किन ईयर्स में किया गया है? सो दीज हैव बीन डीरेगुलेटेड इन 2010 एंड 14। तो 11th का आंसर हो जाएगा बी। 12th, वाई डू फ्यूल प्राइसेस वेराई अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में क्यों इस तरीके से आपके चेंज होते रहते हैं? बिल्कुल सही, 11th का आंसर सही है आप सबका। 12th का बताइए क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन? नहीं। रिफाइनरी से डिस्टेंस अलग है, जैसे लेट्स से कि भाई रिफाइनरी मेरी तमिलनाडु में है और ऑयल आना है जम्मू में, तो इसलिए प्राइसेस ज्यादा होते हैं?
ये भी रीजन नहीं है। वेरिएशन रिफाइनरी टेक्नोलॉजी, ये भी रीजन नहीं है। बट द रियल रीजन इज कि डिफरेंट स्टेट डिफरेंट वैल्यू एडिड टैक्स उस पर लगाते हैं। तो 12th का बिल्कुल सही आंसर दिया आप दोनों ने, इट इज करेक्ट। 12th का आंसर है ए। 13 पे आ जाते हैं, बाकी भी आंसर कर रहे हैं बट दे आर अ लिटिल स्लो। शॉर्ट वीडियो ने भी सही आंसर दिया, 12th का ए हो जाएगा। 13 देखते हैं हम। 13th है इंडिया एंड चाइना आर सेट टू रिज्यूम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड थ्रू विच पास इन 2026। तो ये चारों पास जो इंडिया चाइना के पासेस हैं, हमने ये 3 प्राइस पासेस को डिस्कस करा था बिकॉज दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट वन, जहां पे आपकी प्राइस जो ट्रेड है वो आपकी करी जाती है। इसमें से कौन सा वाला पास है जिसको ओपन किया गया? 13 का आंसर आप क्या देंगे? 13 का करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, इट इज सी, लीपू लेक पास। तो 13 का आंसर है सी। 14 पे आते हैं, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ओके, अब बताइए नाथुला पास जो है वो किस स्टेट में है? तो ये हमने डिस्कस करें सारे पासेस। नाथुला पास कहां पे? इट इज नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, इट इज इन सिक्किम। तो 14 का आंसर है डी। शॉर्ट वीडियो सही आंसर नहीं दिया आपने 13 का सी है, 14 का डी है। 15 का देखते हैं, शिपकीला पास। शिपकीला पास कहां पे है? ओके, तो शिपकीला पास कहां पे? कैन एनीवन आंसर दिस? वी नो इट इज नॉट इन सिक्किम, इट इज नॉट इन जम्मू कश्मीर, इट इज नॉट इन उत्तराखंड, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो 15 का आंसर है बी। ठीक है, ओके, 14 का आंसर डी था, 15 का आंसर है बी। लेट्स सी 16 को आप आंसर कर पाते हैं क्या? लीपू लेक पास लाइज नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 कंट्रीज? लोकेशन नहीं पूछी है, वो पूछा है कहां पे है। तो किन 3 कंट्रीज के बीच में? तो यस, इंडिया और चाइना की तो हम बात ही कर रहे हैं, बट इसके अलावा क्या भूटान है, क्या नेपाल है, या म्यांमार है, या इंडिया नेपाल भूटान के बीच में? इट इज बिटवीन इंडिया नेपाल एंड चाइना। और नेपाल जो है वो इसका कंट्रोवर्सी भी है इंडिया के साथ में, नेपाल क्लेम्स ये हमारा है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 17th, apart from trade, Lipu Lake Pass is also used for which pilgrimage? Very important question. Lipu Lake Pass से हम एक तीर्थ यात्रा भी करते हैं और वो कहां पे जाती है? वो जाती है माउंट कैलाश। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो 17th का आंसर हो जाएगा सी। 18th पे आ जाते हैं। 18th है, चाइना इज इंडियाज डैश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ट्रेडिंग पार्टनर अगर देख इंडिया के तो फर्स्ट 3 पोजीशन में कौन कौन है? तो फर्स्ट पे तो देखिए यूएसए आता है, और थर्ड पे आता है यूएई, और इनके बीच में आता है चाइना। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है हमारा चाइना। ओके, तो 18th का आंसर क्या हो जाएगा? 18th का आंसर है बी। ओके, यस, बिल्कुल सही, सबने सही आंसर दिए हैं 17th के और 18th के। यहां पे 19th, इंडिया ट्रेड बैलेंस विद चाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर मैं इंडिया चाइना की ट्रेड को यहां पे कैरेक्टराइज करूं, उसको कैरेक्टराइज करना है, मुझे बताना है उसका नेचर क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? क्या ये ट्रेड सरप्लस का सिचुएशन है? यस है, बट ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं। किसके फेवर में है? थोड़ा ऑप्शन क्लियर नहीं है। बैलेंस ट्रेड है, बराबर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट? बिल्कुल नहीं है। ट्रेड डेफिसिट है इन इंडियाज फेवर, ये सही है। ट्रेड डेफिसिट इन चाइना, तो देखिए यहां पे एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या देखता, ये देखो 2 ऑप्शन जो है दोनों में से एक ही सही हो सकता है। एक में बोला ट्रेड डेफिसिट है इंडिया में, एक कह रहा है ट्रेड डेफिसिट है चाइना में। दोनों का तो हो नहीं सकता। तो यहां पे क्या है? ट्रेड डेफिसिट है इन इंडियाज फेवर। तो यहां पे आप डी मत मार्क कर देना। 19 का आंसर सी होगा। ट्रेड डेफिसिट इन इंडियाज फेवर से मतलब यहां पे यह है कि ट्रेड डेफिसिट किसका है? ट्रेड डेफिसिट इंडिया का है। ये नहीं कि इंडिया के लिए फेवरेबल है, ये पूछ रहा है जो सेंटेंस है वो इस तरीके से ऑप्शन कि ट्रेड डेफिसिट किसका है? इन इंडियाज फेवर है, यानी ट्रेड डेफिसिट इंडिया का है। इसलिए करेक्ट आंसर 19 का सी होगा, ना कि डी। ओके, बट गुड ट्राई। 20th पे आते हैं, इफ द डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स एक्सीड्स द डिमांड फॉर रुपीज व्हाट विल हैपन? यानी कि सिंपली अगर यहां पे डॉलर की डिमांड ज्यादा है, ओके, डॉलर की डिमांड ज्यादा है लेट्स से रुपी से, तो ऑब्वियसली डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, रुपी यहां पे वीक हो जाएगा। स्ट्रांग का मतलब है एप्रिशिएट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये एप्रिशिएट हो रहा है तो एप्रिशिएट रिलेटिवली होगा किसी के साथ, तो यानी रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होगा। ओके, तो इस तरीके से समझ लिया हमने। तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो होता ही नहीं है। डॉलर डेप्रिशिएट होगा? नहीं होगा। क्या रुपी एप्रिशिएट होगा? नहीं होगा। क्या रुपी डेप्रिशिएट होगा? बिल्कुल होगा। तो 20th का आंसर है बी। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। फाइनली एक और सवाल देख लेते हैं। बताइए नेगेटिव इंपैक्ट बताइए रुपी डेप्रिशिएशन का। पॉजिटिव नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो वी नो दिस कि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो पॉजिटिव तो क्या एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, ओके, लेकिन इंपोर्ट जो है वो कम होता है। लेकिन इंडिया की सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? हमारा इंपोर्ट जो है वो रहता ही है, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है
वो इंक्रीज होता है। ओके, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहां पे लिखो लोअर इन्फ्लेशन लेगा, ये नहीं होता। क्या इंपोर्ट चीप हो जाते हैं? नहीं, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। क्या एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं? हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट पूछा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो ये जो सवाल है ये आसान नहीं है, डिफिकल्ट सवाल है ये, तो ये नहीं है। और देखो एक और स्मार्टनेस, चीपर इंपोर्ट्स हायर इंपोर्ट्स, चीप होगा या हाई होगा, राइट? तो अगर इंपोर्ट्स यहां पे एक्सपेंसिव होंगे तो ऑब्वियसली हमारा यही तो लिखा है, हायर इंपोर्ट बिल। तो 21 का आंसर होगा सी। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल थे ये आसान सवाल नहीं थे। इट इज एडवाइजेबल टू एवरीवन कि भाई आप न्यूज एनालिसिस आज का डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, सो दैट आपको कभी भी इसको देखने का अगर मन करे, आपको जरूरत पड़े तो आप इसको कर पाओ। दीज आर वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस फ्रॉम दिस ईयर्स। ओके, तो यही मेरा आज का न्यूज एनालिसिस था और ये आज के 21 जीके क्वेश्चन थे। इन केस आपका कोई और कमेंट है, कोई फीडबैक है, जस्ट लेट मी नो राइट नाउ। अगर आप लाइव देख रहे हैं या फिर आप बाद में भी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड होने के बाद में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।